नमस्कार। एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। अभी मैंने 4 दिसंबर को ही अपना एक सूर्य ग्रहण पर वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने बहुत सीधे तरीके से कहा था कि ये ग्रहण जो है वो हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है। जो भी जहां का चीफ होता है, चाहे वो लीडर हो और भी ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए यह ग्रहण अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। न केवल भारत वरन विश्व में भी इसकी संभावना है। और आज बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि हमने अपने चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में खो दिया। आप देखिए, 4 दिसंबर को ये ग्रहण था और 5 दिसंबर से सूर्य मंगल जो थे वो भी केतु के साथ 8वें घर में आ गए, मतलब वृश्चिक राशि में आ गए। तो केतु और मंगल का ये जो साथ है ये कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। और आज ही कहीं पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट भी हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि पृथ्वी पर उत्पात की स्थिति, प्राकृतिक आपदा की स्थिति देखने को मिलेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं हुआ है। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि इन बातों पर हमारे प्रेडिक्शंस ठीक निकले, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी केवल और केवल कॉस्मिक लॉ को फॉलो करते हैं, इसमें हमारी कुछ नहीं चलती। तो आज बड़े भारी मन से जनरल रावत को मैं अपनी श्रद्धांजलि देती हूं और शुरू करती हूं आज का वीडियो। आज का वीडियो है 2022 में भारत की स्थिति क्या होगी। पहले बात होगी थोड़ी सी कि इस वक्त काल पुरुष की कुंडली में 1 जनवरी को ग्रहों की क्या स्थिति होगी और उसके बाद भारत पर क्या असर होगा। अगर हम बात करते हैं कि 1 जनवरी 2022 को ग्रहों की स्थिति क्या होगी काल पुरुष में, मतलब 1 से लेकर और 12 मेष से मीन तक का ये जो भचक्र है, काल पुरुष की कुंडली है, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेष से और मीन तक का ये जो काल चक्र है, काल पुरुष की जो कुंडली है, उसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे ग्रह 2 से लेकर 8 यानी राहु और केतु की एक्सिस में है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त राहु जो है वो वृषभ राशि में है, केतु, चंद्रमा और मंगल जो है वो होंगे आपके स्कॉर्पियो साइन में, यानी काल पुरुष की अष्टम भाव में। सूर्य और शुक्र होंगे 9वें भाव में। शनि और बुध होंगे 10वें भाव में। शनि स्वराशिस्थ है और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में विद्यमान है। ये होगी 1 जनवरी की काल पुरुष की कुंडली। तो अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो अभी भी मैं कहूंगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो उदय हो रहा, मतलब 1 जनवरी पहला जो दिन है, उसमें 8वें घर में केतु, चंद्रमा और मंगल का होना पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। ज्यादातर देश जो है या जो भी लोग हैं वो अपने सीक्रेट तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाने में का प्रयास करेंगे, अस्त्र शस्त्र के ऊपर बहुत पैसे खर्च करेंगे और सभी का, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के मंगल लग्न के मालिक होते हैं और जब वो 8वें घर में अपनी ही राशि में केतु के साथ हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब ये आप देख लीजिए कि कुछ सीक्रेट चीजें जो हैं, हर कोई जो है वो सीक्रेट एक्टिविटीज में, यहां पर हम देशों की बात ज्यादा करेंगे, तो अपने अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने की लोग कोशिश करेंगे और कई बार कई देश जो है वो इम्पल्सिवली कुछ बिहेव भी कर सकते हैं। ये और बात है कि अप्रैल के मध्याह्न के बाद से, यानी 12-13 अप्रैल से जब राहु केतु बदल जाएंगे, मेष और तुला में आ जाएंगे, तब स्थिति दूसरी होगी। लेकिन जो साल की शुरुआत हो रही है वो थोड़ी सी इसी तरह की हो रही है। अगर आप बात करते हैं कि
पंचमेश सूर्य जो है वो 9th हाउस में विचरण कर रहे होंगे उस वक्त काल पुरुष की कुंडली में। ये एक अच्छा इंडिकेशन है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सरकारें हैं वो यूथ रिलेटेड कुछ पॉलिसीज अवश्य बनाएंगी। ठीक है, यूथ रिलेटेड कुछ पॉलिसीज में बदलाव आएगा, बदलाव होगा, ऐसा आप देखने को देख सकते हैं। जहां तक क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, चाहे वो किसी भी कोने में है विश्व के, क्रिएटिव फील्ड के लोग काफी अच्छा इस वक्त कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल्स, क्रिएटिव पीपल, दे कैन डू वेरी वेल और आउटशाइन कर सकते हैं। मीडिया शाइन करेगा, सरकारें भी, मतलब जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल चेंजेस अपने अंदर लाएंगी। बृहस्पति जो कि पूरे कालचक्र के लिए भाग्य के मालिक होते हैं, नवम के मालिक होते हैं, इनके बहुत बड़े कारकत्व हैं। और जब वो 11वें घर में होते हैं तो फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति में अब थोड़ा सा सुधार देखने को पूरे विश्व में मिलेगा। तो इस तरह के जनरल प्रेडिक्शंस होंगे विश्व के लिए। अब अगर हम बात करते हैं भारत की, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है। तो अगर हम इस गोचर को वृषभ लग्न पर फिट कर दें, यानी भारत की कुंडली पर इस 1 तारीख के गोचर को लगा दें, तो क्या बनती है स्थिति, वो आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी कि राहु अभी लग्न से गोचर कर रहे हैं भारत की। 7वें घर में केतु, चंद्रमा और मंगल है। तो यहां पर मैं सबसे पहले कहूंगी कि जो शुरुआत हो रही है वो ये हो रही है कि जो 7वां घर हमारा ट्रीटीज होते हैं, मर्जर्स होते हैं, हमारी पॉलिसीज होती हैं, उनमें जो है खास करके विदेश वगैरह से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसीज होगी या हमारे पड़ोसियों को लेकर जो हमारी पॉलिसीज होंगे, उनमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमको हमारे पड़ोसी जो हैं वो, मतलब जिसको कहते हैं ना, कोई संधि हो रखी है, कोई वार्ता हो रखी है, लेकिन उसके खिलाफ जाकर उस संधि को तोड़कर कोई एक्शन ले सकते हैं हमारे पड़ोसी लोग, खास करके अप्रैल से पहले। तो भारत सरकार के लिए एक सलाह होगी कि अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको अच्छे से सील करना है और किसी भी पड़ोसी देश का बहुत भरोसा उनकी वार्ताओं के, संधियों के आधार पर नहीं करना है। सबसे पहली बात मैं यही भारत के लिए कहूंगी। जहां तक बात है कि शनि जो कि 9th लॉर्ड है, उस दिन 1 जनवरी को अपने ही स्थान पर यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे होंगे। साथ में पंचमेश भी होगा, यानी नव पंचम का जो संयोग बन रहा है 9th हाउस में, ये भारत के लिए अच्छा हो सकता है। युवा जो है वो आगे आएंगे, युवाओं को मौका मिलेगा, सरकार की पॉलिसीज को डिसाइड करने में मदद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दूसरी बड़ी बात होगी कि सरकार भी हमारे युवाओं के लिए कुछ नई नीतियों का, नए रोजगार का, नई एजुकेशन पॉलिसी का कुछ ऐलान हो सकता है। इस नए वर्ष में यूथ के लिए मैं कुछ अच्छा देख रही हूं, कुछ फंडामेंटल चेंजेस आ सकते हैं यूथ की पॉलिसी में। साथ ही साथ ये भी, क्योंकि जो हमारे बुध हैं जो कि भाग्य भाव के मालिक के साथ भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो वो जो है वो दूसरे घर के मालिक भी हैं। तो यानी जो भी लोग, पूरे भारत की बात हो रही है, यानी जो भी लोग हमारे वाणी से जुड़े काम करते हैं या फिर विदेश में काम कर रहे हैं, हमारे भारत मूल के लोग विदेश में काम कर रहे हैं, वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बैंक की जो मतलब बैंकर्स हैं, सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स, यानी फाइनेंस, वाणी, इससे रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं या जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, उनका परचम फैलाएगा, मतलब फैरेगा। एक अच्छा समय मैं देख रही हूं ऐसे लोगों के लिए। हमारे जो सुख के स्थान के मालिक बनते हैं सूर्य, वो भारत की कुंडली में उस वक्त 8वें घर से गोचर करेंगे और उसके साथ साथ लग्न के मालिक शुक्र भी होंगे। तो चौथे और पहले घर के स्वामी
जो कि भारत की कुंडली के बनते हैं, सूर्य और शुक्र, वो एक साथ अष्टम में है। तो ये थोड़ी सी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार अगर कोई गलत निर्णय लेगी तो फिर पब्लिक का, मासेस का बहुत भयंकर विरोध उनको देखने को मिल सकता है। चौथा घर मासेस का होता है, जनता का होता है। तो अगर लग्न के मालिक जो कि शुक्र हैं, वो अगर चौथे चतुर्थेश के साथ अष्टम में होंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि सूर्य सरकार के भी प्रतीक हैं। तो इस तरह से अगर सरकार की कुछ गलत नीतियां होंगी, क्योंकि भारत की लग्न है ना, लग्न का मालिक जब 8वें में है तो यानी आप प्रोन टू मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अगर सरकार कुछ गलत निर्णय लेगी तो उसको बहुत बड़ा जनता का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। और ये भी बात है कि क्योंकि चौथा घर हमारा सिंहासन भी होता है, तो आप देखेंगे कि 2022 में कई जगह की कुछ सरकारें वगैरह भी बदल सकती हैं। अप्रैल के बाद से ये जो गोचर, एक तो राहु केतु का बड़ी एक्सेस बदलने वाली है, बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे, शनि अपना स्थान बदलेंगे, उसमें मैं कहूंगी कि इंडिया के लिए मैं थोड़ा बेहतर देख रही हूं। भारत के लिए जो विदेश से कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स आप समझ सकते हैं, यानी भारत अपनी विदेश नीति में कुछ बड़ा परिवर्तन अवश्य करेगा मार्च अप्रैल के बाद। और क्योंकि भाग्य भाव के मालिक अब अपने 10वें स्थान में कुंभ में जब शनि गोचर कर जाएंगे, तब भारत के लिए एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल भारत, अभी काफी कुछ समय से ऊपर नीचे चल रहा है, तो उसके बाद फंडामेंटल चीजें जो हैं वो ठीक होने लगेंगी और सरकार भी स्थिर हो सकती है। आप कुछ अच्छे रिजल्ट शनि अवश्य देने वाले हैं, खास करके गवर्नमेंट के लिए, और नीति निर्धारण से रिलेटेड काम जो हैं वो ये शनि बहुत अच्छे करा सकते हैं। बृहस्पति का जो गोचर है वो अगर हम 1 जनवरी की उसमें गोचर देखते हैं तो जो बृहस्पति हैं वो 10वें घर से गोचर कर रहे हैं, 8वें घर के मालिक होकर 10वें घर से गोचर कर रहे हैं, साथ ही वो 11वें घर के मालिक भी हैं भारत के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि कहीं कहीं सत्ता परिवर्तन या अनरेस्ट सरकार की पॉलिसियों को लेकर हमको देखने को मिल सकता है। पर अगर मैं बात करूं भारत की ओवरऑल ग्रोथ की, तो मैं कहूंगी क्रिएटिव पीपल, इंटेलेक्चुअल्स, यूथ और कहीं ना कहीं वुमेन भी, कि कई बार आप देखेंगे कि जो महिलाओं के छुपे हुए टैलेंट हैं वो सामने आ सकते हैं 2022 में। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था 1947 को, तो 15 के हिसाब से भारत का जो जन्म का नंबर है वो 6 बनता है और 2022 भी 6 पर आकर मिलता है। तो इस तरह से भारत के लिए 2022 एक अच्छा साल होगा। क्रिएटिव फील्ड के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेसमैन वगैरह भी आप देखेंगे कि आगे बढ़कर आएंगे। यूथ से रिलेटेड ये इस साल यूथ जो है वो शाइन कर सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस 2022 में होने वाले भारत के घटनाक्रम पर, और थोड़ा बहुत इंडिकेशन विश्व पटल पर क्या ग्रह दिखा रहे हैं। अगला वीडियो शनिवार को अवश्य देखें, उसमें मैं आप सभी की 12 राशियों के बारे में बात करूंगी, उसको देखना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अगर पसंद आता है तभी आप ऐसा करेंगे। बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन जाता है और आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।